आजकल के युवाओं में जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा क्या है, वो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब वो इजी वे ढूंढते हैं, तो इजी वे तो लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। अनुषा जी, जब आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा, जनरली भारत में और जिस जगह से हम आते हैं जाना जाता है, महिलाओं के लिए राजनीति पूरा एक दलदल है। बीइंग अ यंग लीडर, व्हाट यू विल से कि 10-11 साल में क्या वो दलदल था? डू यू नो हू आई एम? क्वेश्चन तो बहुत गलत है, क्योंकि डर तो मुझे कभी भी नहीं है। डरती तो मैं शुरू से भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं महादेव की भक्त हूँ। और महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, बिल्कुल, है ना? अगर हाथ जोड़ना जानते हो तो हाथ तोड़ना भी जानो। बट आज के सिनेरियो में अगर हम देखें, देयर आर लॉट ऑफ केसेस। जैसे रिसेंट हम मेरठ का केस देखें, हम लोग ऑफिस में बैठ के कई बार बोलते हैं कि यार हम लोग क्या ही करें जो जीवन में। Yes. क्योंकि रील्स हम बना नहीं सकते, नाच उल्टा सीधा हम सकते नहीं है, तरह तरह के हम एक्ट कुछ कर नहीं सकते। Yes. और सफल हम हो नहीं पा रहे, है ना? मोदी जी प्लस युवा शक्ति, द अदर वन हु इज रिप्रेजेंटिंग द युवा शक्ति इज राहुल गांधी। राहुल को युवा मानती हैं, इसका मतलब? सोनिया गांधी जी प्लीज उनको माफ कर दो। युवा होना और युवाओं की तरह सोचना, दोनों में बहुत फर्क है। कांग्रेस ने जितना भी किया वो सिर्फ अपना ही पेट भरा, अपने बारे में सोचा। तो ये आखिर क्यों कि हर पार्टी एक एक कम्युनिटी पकड़ के रखी है? अगर आप हमारी विचारधारा की नहीं है तो फिर देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली में इतने सालों बाद सरकार आई है वापस, 24 साल बाद, तो दिल्ली के लिए क्या प्लान्स होंगे? तो आप निश्चिंत रहें, सबके लिए मैं बोलना चाहूंगी, दिल्ली वालों तैयार रहो, दिल्ली फिर से दिल्ली बनने के लिए तैयार बहुत सही। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका द नाद टॉक्स में, और मैं हूँ सुगंधा। आज फिर नाद टॉक्स में एक ऐसी गूंज लेकर आए हैं, एक ऐसी आवाज लेकर आए हैं जो बहुत सारे युवाओं की, युवतियों की आवाज है। आज हमारे साथ हैं आकांक्षा चतुर्वेदी मैम, जो बीजेपी में युवा मोर्चा की प्रवक्ता हैं, और अपने एक बुलंद अंदाज से, एक बोल्डनेस से, जिस तरीके से वो लीड करती हैं, जिस तरीके से वो बात करती हैं, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंट्रिग्ड। थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका द नाद टॉक्स में आकांक्षा। धन्यवाद। फाइनली काफी दिनों बाद से हम प्लान कर रहे थे, इट्स हैपनिंग, एंड जो हमारा नाद टॉक्स है उसका मतलब है नाद, गूंज। तो हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट स्ट्रीम्स से बंदों को लेकर आए, स्कोप से बंदों से लेकर आए, और उनसे बात करें उन टॉपिक्स पर जिन पर वो एक अपना अलग नजरिया पेश करते हैं, और उस बात से सबके दिलों में गूंज हो जाए। थैंक यू सो मच सुगंधा। पहले तो मैंने आपको बहुत इंतजार करवाया, उसके लिए माफी, बट आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि अपनी आवाज, लोगों की मेहनत जन जन तक पहुंचा रही हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी। थैंक यू सो मच। तो आकांक्षा, थोड़ा सा अगर हम आपके बैकग्राउंड को लेकर बात करें जी। वैसे तो अभी आप दिल्ली में ही रह रहे हैं, एनसीआर में रहते हैं, एंड काम कर रहे हैं देश के लिए, युवाओं के लिए, ऑफ कोर्स, और हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि प्रवक्ता आकांक्षा के अलावा हु इज आकांक्षा चतुर्वेदी? एक्चुअली मैं एक सामान्य घर की महिला हूँ, जैसे सब होते हैं, मैं भी उसी एक सामान्य घर से आती हूँ। हाँ। मेरे खानदान में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, मतलब सोच है, संगठन वाली सोच है, आरएसएस वाली सोच है, विचारधारा के हैं जी। लेकिन राजनीति में सिर्फ मैं ही हूँ। तो इसके अलावा मैं जैसे सामान्य खानदान से आई, मैंने राजनीति में आई, 14 साल आज मुझे हो गए हैं। सफर पता नहीं चला, बिकॉज हमारी जो लीडरशिप है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ काम करना, मतलब संगठन में मैंने रह के बहुत कुछ सीखा, बहुत तरीके की मैंने लाइफ में देखा कि पेशेंस, सबसे पहले मेरे अंदर पेशेंस सीखा। दूसरा एक देशभक्ति, कि हम अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो वो मोदी जी से ही प्रभावित होके मैंने राजनीति में मतलब कदम रखा अपना। तो जर्नी जैसे कि हर महिला की होती है, मेरी भी आसान नहीं थी, लेकिन जब से ज्वाइन किया है तब से छोड़ने का कभी मन नहीं हुआ है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं चाहूंगी हमेशा मैं मोदी जी के साथ, ऐसे ही हमारी मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी के साथ मैं कार्य करती हूँ जी।
बिल्कुल। आकांक्षा, आपने अपना पॉलिटिकल जो करियर था वो 2014 में शुरू किया था जी। और 2014 में ही मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री बनकर आए थे। तो सरकार को भी 11 साल हो गए हैं जी। और आपकी पॉलिटिकल जर्नी को भी 11 साल हो गए हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, इन 11 साल से पहले आकांक्षा की क्या आकांक्षाएं थी, क्या करियर में प्लान कर रहे थे आप? जैसे देखिए, मैंने जैसे अपनी स्कूलिंग करी है गाजियाबाद से जी, तो मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है कि तब मेरे अंदर ऐसा कुछ था नहीं कि मैं, लेकिन हाँ शुरू से मेरे अंदर समाज के लिए कुछ करने का था, मतलब कि मुझे कुछ करना है, समाज के लिए करना है। जैसे किसी को परेशान देखना तो मैं लड़ जाती थी, किसी के लिए मतलब हेल्प कर देना। मेरी मम्मी हमेशा मेरे को जैसे बोलती हैं कि इसको कुछ मत दो, 500 भी होंगे तो ये देकर आ जाएगी, बांट देगी। तो वो मेरे अंदर शुरू से ही है एक समाज के लिए कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने जो अपने करियर की शुरुआत करी थी 12वीं के बाद, 12th गाजियाबाद से करके, तो मास कम्युनिकेशन किया था। तो मीडिया में रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि ठीक है लाइफ है, चल रही है, अच्छा है, काम कर रहे हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा था जीवन जीने का। तो ऐसे करते करते देश की सेवा, पहले तो ये था कि नॉन ऑफिशियल करते थे, जैसे महिलाओं के लिए कार्य करना, बच्चों के लिए करना, कहीं पे किसी को वो करना है। तो उसके बाद सडनली जब मैंने देखा, मेरे जैसे परिवार में आज भी कभी भी आप देखना, एक नॉर्मल घर की लड़की के लिए, सामान्य घर की लड़की के लिए राजनीति ज्वाइन करना, इट्स लाइक क्या कर रही है, क्यों कर रही है, समय बर्बाद क्यों कर रही है, मतलब एक वो होता है। और हर माँ बाप चाहता है कि अगर हमने अपनी औलाद पे पैसा खर्चा किया है तो वो लाइफ में कुछ करें। Of course. तो सेम मेरे मम्मी पापा के भी वही एक्सपेक्टेशंस थे। सॉरी मैं उसके लिए कर नहीं पाई, बट आज वो अच्छा फील प्राउड करते हैं। लेकिन मेरे माँ बाप भी इस मामले में बहुत अच्छे हैं, मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ। सबके माँ बाप अच्छे होते हैं, मेरे माँ बाप इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने कभी हमें रोका नहीं किसी चीज़ के लिए। तो इसलिए मैं शुरू से, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं कुछ करना चाहती थी, मुझे कुछ करना है, मतलब जैसे होता है ना राजनीति में, जैसे आपने थोड़ी देर पहले मुझे बोला कि इंटरनल आवाज, तो वो मेरे अंदर से भी आई। तब मैंने वो राजनीति ज्वाइन करी पढ़ाई करने के बाद। तो सडनली राजनीति ज्वाइन करके और फिर जर्नी इतनी शानदार रही कि अभी तो आगे बहुत जाना है, सफर तो अभी बहुत छोटा है, अभी चला है, लेकिन चले जा रहे हैं। आपने बात करी एक्सपेक्टेशंस की, कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारी कुछ और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आई थिंक being like coming from a middle class family, and being a female, you are doing really great in politics. तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं Tier 3 सिटीज में, Tier 2 सिटीज में, इवन मैं तो कहूँगी Tier 1 सिटीज में भी, कि एक्सपेक्टेशन और जो एक्सप्रेशन है उसमें बहुत दूर दूर तक फासला होता है। तो उस एक्सपेक्टेशंस को ओवरकम करके अपने दिल की बात सुनना, आप ये कैसे लोगों को मैसेज देंगे कि कैसे लड़कियां वो चीज करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, आप अपने सपने के प्रति श्योर नहीं है, तो आप कभी भी लाइफ में किसी को कन्विंस कर नहीं सकते। जो मैंने सीखा, मैं आपको सिंपल सा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। वो शुरुआत जब मैंने करी थी कि मुझे ऐसा था, जब मैंने राजनीति ज्वाइन करी थी तब मेरे अंदर ये सपना था कि मुझे कुछ करना है। कहते ना कि चाहे एक मुश्किल आए, चाहे 1000 मुश्किल आए, मुझे कुछ करना है। तो मेरे अंदर शुरू से वो था कि मुझे कुछ करना है, बस मुझे कुछ करना ही है। मैं ये नॉर्मल लाइफ नहीं, ये मैं बचपन से था मेरा, मतलब कि मुझे नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, मुझे कुछ करना है। हमारे आजकल के युवाओं में जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा क्या है, वो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब वो इजी वे ढूंढते हैं। तो इजी वे तो लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको सच्चाई, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। आपको जब तक आप कहते हैं ना, वो पत्थर घिसेगा नहीं तो हीरा कैसे बनेगा। तो भगवान की मूर्ति भी कहते हैं ना, जब घिसती रही तो मूर्ति बन गई, और एक दर्द नहीं सह पाया तो उसको बाहर रख दिया गया। तो मैं हर युवा के लिए ये कहना चाहती हूँ, बहाने मत बनाइए, अपने सपनों के प्रति खुद पहले श्योर होइए कि मुझे क्या चाहिए, और फिर उनके लिए लड़िए। जब आप अपने लिए लड़ लेंगे तो आप देखिए कि सारे लोग आपकी तरफ लड़ेंगे। क्योंकि आप देखना, हमारे जब माँ बाप हमें मना करते हैं ना, क्योंकि उनको ये लगता है अरे कर नहीं पाएगा, उनको लगता है कि ये बस कुछ देर का हॉबी है, शौक है, चला जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए अपने सपने पाने के लिए जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए,
अपना भूख प्यास नींद सब मिटाना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट लेवल में तो रह के कुछ भी नहीं आता है। और हमारे एक्चुअली आजकल के युवाओं में प्रॉब्लम यही है कि माँ बाप से लड़ते हैं, आपने हमें करने नहीं दिया, आपकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाए। अरे मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कुछ किया क्या? आपने 1-2 साल लड़ाई करने के बाद हार नहीं मानी? अगर आप हार नहीं मानोगे, कंफर्ट लेवल से बाहर निकलोगे, जब अपने आप को घिस दोगे अच्छे से, तभी लाइफ में कुछ मिलेगा। और मैं कहती हूँ ना भी मिले, क्यों डरे? जीवन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा। बिल्कुल। तो लोगों के, मैं हर युवा के लिए चाहती हूँ कि थोड़ा सा पहले मेहनत करें। बिल्कुल बिल्कुल। आकांक्षा जी, जब आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा, जनरली भारत में और जिस जगह से हम आते हैं जाना जाता है, महिलाओं के लिए राजनीति पूरा एक दलदल है। पहले तो ये भी बोला जाता था कि मीडिया और राजनीति दोनों ही दलदल है, बहुत बुरा है। बट आजकल मीडिया में तो लड़कियां हर जगह चौके छक्के लगा रही हैं। अब बात करें राजनीति की, तो आप ऑफ कोर्स बीइंग अ यंग लीडर, व्हाट यू विल से कि 10-11 साल में क्या वो दलदल था, और अगर था तो कैसे निकलना है और क्या करना है? सुनी, दलदल नहीं होता है। नॉर्मली क्या है, मैं आपको बताती हूँ, भारत की हर महिलाओं को शुरू से ना दबाया जाता है ना। हर महिलाओं को ये बोला जाता है ये नहीं कर पाएगी, तू औरत है, तू महिला है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सब मैंने भी फेस किया है। महिला है, लड़कियों के क्या राजनीति में जाएगी, ये सब बहुत मतलब बुरा माना जाता है। राजनीति मतलब ये विवाद मैंने भी अपने घर में भी झेला है। मतलब 1 साल मैंने ये विवाद इतना झेला है कि पूछे मत। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गंदगी कहाँ पे नहीं है, किस फील्ड में नहीं है, गंदे लोग कहाँ नहीं है, किस जगह नहीं है। कंपनियों में आप चले जाइए, बाहर चले जाइए, आप बसों में चले जाइए, गंदगी कहाँ नहीं है। जो आदमी ही गलत है तो उसका क्या करेंगे? अगर हर जगह गलत है, ये तो महिलाओं के ऊपर भी होता है, ये खुद के ऊपर भी होता है कि अपनी रक्षा। मैं हर महिला को कहना चाहती हूँ, बिचारी ना बने, झांसी की रानी बने। हाथ जोड़ना जाने तो हाथ तोड़ना भी जाने, तो वो बनना बहुत जरूरी है। तो मुझे तो लगता है अपनी लड़ाई जब स्वयं ही लड़नी है तो फिर डरने की क्या जरूरत है। और परिवार को भी समझाना तो खुद ही पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं ये मानती हूँ कि आप दुनिया को मत समझाओ, आप खुद को समझाओ कि आप क्या चाहते हो। झांसी की रानी बनो, बिचारी नारी मत बनो। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़कियां लड़ नहीं पाती, हम क्या करें, रोने लग जाती हैं, मेरे बस की नहीं है, ये नहीं है, क्यों मतलब ऑनेस्टली मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे ऑफिस के सामने हमारा ये चुनाव चल रहे थे, तो 2 पुलिस वाली खड़ी थी। तो मैं नॉर्मली उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, तो समटाइम मैं फेस रीड कर देती हूँ। तो मैं क्या समस्या चल रही तुम्हारे घर में? तो वो बोल पड़ी कि तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा हाथ जोड़ना चलती है ना, तो तोड़ना भी सीखिए। कह रही हाँ, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो आप ये समझिए, ये हर घर में है जहाँ महिलाओं को हमेशा डोमिनेट किया जाता है, दबाया जाता है। टाइमिंग का, चाहे महिला बाहर कितना भी काम कर रही हो, घर पे टाइम से खाना बनाए, नौकरानी बन के रहे, चाहे ना रहे, और भी मतलब, लेकिन हर जगह उनको डोमिनेट किया ही जाता है कि तुम महिला हो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा टाइम लिमिट। यू नो व्हाट, समटाइम मेरे घर में भी हो जाता है, वो जा सकता है, भाई है, तू नहीं जा सकती, तू लड़की है। सो मुझे लगता है ये सोच कहीं ना कहीं हमारे परिवार को भी बदलना चाहिए, क्योंकि दिन और रात कुछ नहीं होता। अगर आपकी घर में महिला या युवा, तो थोड़ा अपने बेटों को भी समझाना चाहिए। ये तो है। अभी रिसेंटली 1-2 केसेस हुए हैं, पुणे का केस था, और अभी गुजरात में भी एक केस हुआ है कि एक बच्चा था 18-19 साल का या 17 साल का, ड्राइव कर रहा था, 2-3 लोगों को मार दिया। और वो कह रहा है, मतलब कैमरे के सामने चीख रहा है कि You do you know who the fuck I am? Do you know who you know what? मेरे साथ सेम केस हुआ मेरे घर के पास में। अमीर घर का बिगड़ा नवाब, दारू पी के 4 गाड़ियां ठोक दी उसने मेरे सामने। घर के पास में निकल रही थी, एंड सडनली क्या हुआ कि पुलिस वाले आए। 10 पुलिस वाले कम से कम उसको कंट्रोल करने पे लगे थे, और उसने दे तमाचे सब में, इवन एसएचओ में भी जड़ दिए। Oh my God. तो उसके बाद मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको जबरदस्ती फंसा के लेके गए और थाने में साथ में देखने गई, वही है कौन है, किसी फेमस इंसान का बेटा था, नाम नहीं लेना चाहती। तब मैंने उससे बात करी कि मैंने कहा आपको पता है क्या बिहेव कर रहे हैं? तो बोला यू डोंट नो हु आई एम। मैं कहा हु आर यू? मैं कहा यहाँ पे मार खा रहे हो, क्या कर रहे हो, गाड़ियां तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? फिर सॉरी सिस्टर, उसको पानी वानी दिया। लेकिन मैं बोलती हूँ कि ये बच्चों में क्यों है, ये ईगो क्यों है, ये एटीट्यूड क्यों है? बट यहाँ पे माँ बाप की गलती पता है क्या है? माँ बाप की गलती ये है कि वो बच्चों में पैसे का वो भर देते हैं
जैसे अंबानी जी ने एक वो करा था कि बेटी को अपने पैसे नहीं दिए थे क्योंकि वो सबको बोल रही थी यू नो हु इज माय फादर। तो वो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि जितना भी पैसा कमाए ये हमारा है, जितने भी अब ये कमाए इज्जत वो हमारी है, वो तुम्हारी नहीं है। तो बच्चों को वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ टाइम भी पता होना चाहिए। That's so true, that's so true. तो बैक टू द पवेलियन, आई वाज आस्किंग कि क्या जब पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे थे उस समय कोई डर थे या कोई शंका थी या कोई ऐसी सिचुएशन जब ऐसा 10 सालों में कभी ऐसा लगा हो कि यार छोड़ देना चाहिए? ये क्वेश्चन तो बहुत गलत है क्योंकि डर तो मुझे कभी भी नहीं है। ये क्वेश्चन बोलना, ये क्वेश्चन करना ही मेरे लिए बहुत खतरा, तुमने बोल दिया गलत क्वेश्चन था। डरती तो मैं शुरू से भी नहीं हूँ क्योंकि मैं महादेव की भक्त हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ना सब कुछ डिसाइडेड है, आपकी लाइफ में हर चीज मतलब निश्चित है। तो मेरी मम्मी हमेशा एक ही चीज बोलती है, तू किसी से नहीं डरती है, क्योंकि जो होना है वो होना है। मैं सिंपल सा इतना जानती हूँ, आप अपना कार्य करिए, डरने की किसी से भी जरूरत नहीं है। जो होना है वो होके रहना है। अगर आपके साथ गलत होना है तो वो होके ही रहना है, लेकिन आप उससे बच कैसे सकते हो वो भी आपके हाथ में है। तो इसीलिए डर की तो कोई, कभी मुझे लगता है, मुझे डर जैसा शब्द मेरे जीवन में लगता है मुझे कभी आया ही नहीं। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने, और वैसे भी जब लाइफ में किसी के लिए कुछ करने के लिए होता है ना कि नहीं हमें समाज के लिए कुछ करना है, अगर समाज के लिए कुछ करते करते हमारे साथ कुछ हो भी गया तब भी तो महान ही बनेंगे ना, तब भी तो एक एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे ना कि हम लोगों के लिए कुछ करके गए, यू नो, सिर्फ अपने लिए तो नहीं जी के गए। तो सिंपल मेरा वो है कि मुझे डर नहीं लगता इसलिए। सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। सो बेसिकली आप कह रहे हो अगर आपको मैदान में उतरना है तो बुलंद तो बनना पड़ेगा, बोल्ड बनना पड़ेगा, और डर के आगे जीत है, एज वी कैन सी। सो आकांक्षा जी, जब सवाल ये उठता है, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली बोला प्रीवियस कॉन्वर्सेशन में कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, बिल्कुल, है ना, अगर हाथ जोड़ना जानते हो तो हाथ तोड़ना भी जानो। बट आज के सिनेरियो में अगर हम देखें, देयर आर लॉट ऑफ केसेस, जैसे रिसेंट हम मेरठ का केस देखें, ठीक है, वो केस इतना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना ऐसा केस है ना, डरावना केस है कि कोई कैसे अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कर सकता है। तो उस बारे में आप क्या बोलेंगे कि ऐसी महिलाएं अगर जब एग्जाम्पल्स आ रहे हैं तो कैसे करें? मैं उन महिलाओं के लिए भी कहना चाहती हूँ कि महिला हो तो उसका गलत फायदा मत उठाओ। महिला हो तो एक महिला हमेशा एक माँ के रूप में जानी जाती है, एक बेटी के रूप में जानी जाती है। महिला बहुत रूपों में जानी जाती है। महिला इट्स लाइक अ देवी, माँ, मतलब कितना ये शब्द ही ऐसे हैं। तो कुछ मतलब ये महिला जो होती है ना, उसका डिसएडवांटेज लेके जो ये कर रही हैं, नशा कर रही हैं, ड्रग्स ले रही हैं, तो मैं उन पुरुषों के लिए भी कहना चाहती हूँ कि खुद थोड़ा भी आप बिल्कुल ये मत सोचो कि महिलाएं मारेंगी तो उसके लिए थोड़ा एक्शन लीजिए। तो खैर वो बहुत दुखद था, किसी का बेटा चला गया और जो उनके साथ हुआ उस चीज के लिए वो बहुत ही ज्यादा दुखद है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज अपने महिला होने का फायदा ना उठाएं। और महिला एक देवी और माँ के रूप में जानी जाती है, तो प्लीज उस चीज को मेंटेन करके रखें। बाकी अपनी मैं चाहती हूँ अपनी माँ, जो लोगों की शादी हो गई है, जो लोग जैसे पति बेचारे, आजकल बहुत केसेस लगातार आ रहे हैं, जैसे अतुल जी का आया और वो आया, तो मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को मरना सॉल्यूशन नहीं है। आप लड़ना सीखिए समाज में। जैसे उन्होंने वीडियो बनाया, खैर बोलना नहीं चाहिए, उनके लिए आत्मा को शांति दे भगवान। तो जैसे वो वीडियो उन्होंने पहले बनाया, वो मरना जरूरी नहीं था, वो वीडियो वैसे भी बना सकते थे। खैर इस टॉपिक पे मतलब मैं नहीं बोलना चाहती हूँ ज्यादा, बट ठीक है, महिलाओं को थोड़ा खुद भी सोचना चाहिए कि थोड़ा फायदा ना उठाएं उस चीज का। ऑफ कोर्स हम आकांक्षा जी युवाओं की बात कर रहे हैं, हम आजकल की जनरेशन की बात कर रहे हैं। मैं पर्सनली देखती हूँ कि पेरेंटिंग काफी टफ हो गई है इस टाइम पे, और सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो 90s किड्स हैं वो पिस रहे हैं समहाउ, बिकॉज उन्होंने दुनिया का वो रूप भी देखा था जब लैंडलाइन फोन्स होते थे और ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज होती थी, एंड वी अंडरस्टैंड द पेरेंट्स कंसर्न एज वेल। बट दुनिया की भाग दौड़ में हम आगे भी निकलना चाहते हैं, तो हम मॉडर्न भी बनना चाहते हैं। तो और अब जो जनरेशन आ रही है वो तो कुछ अलग ही है। हमारे हम लोग ऑफिस में बैठ के कई बार बोलते हैं कि यार हम लोग क्या ही करें जो जीवन में, क्योंकि रील्स हम बना नहीं सकते, नाच उल्टा सीधा हम सकते नहीं है, तरह तरह के हम एक्ट कुछ कर नहीं सकते, और सफल हम हो नहीं पा रहे है ना। तो ये हम ऑफिस में भी बैठ के बोलते हैं, तो हम करें क्या? तो मुझे लगता है कि मैं सिंपल से इतना जानती हूँ कि आप वो करिए जो आपका दिल कहे।
जो लोगों की बात मत सुनिए, किसी की भी मत सुनिए, जो आपका दिल कह रहा है वो करिए, जिसमें आप सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेस नहीं भी हुई तो क्या हुआ, जीवन में ये सोचिए कि हार नहीं माननी है, जीते जाइए। और सबसे बड़ी बात कि मेहनत करिए जितना हो सके दिमाग से। बाकी मुझे लगता है 90s के हमारे जैसे बच्चे वो बहुत काफी मैच्योर हैं पहले से। आजकल के बच्चे, क्योंकि हम लोग तो कितना मार खाते थे, आजकल के बच्चों को आप एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते हो। अरे आप ये देखिए कि जो अभी 7th 8th 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं, दे आर लाइक too much into this flinges, the relationship, Yes, the yes. love, the affairs, and I still remember हम लोग 12th तक हमें कुछ नहीं पता होता था कि दुनियादारी क्या चल रही है। जैसे मेरा एनजीओ है, मैं महिला के ऊपर, महिला विकास और इन सब पे काम करती हूँ। तो अब तक मैं जैसे महिला वुमेन हाइजीन पे पूरा अभी तक उस पे सैनिटरी नैपकिन और काफी बांट चुकी हूँ। तो जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं वो क्या करती है, प्यार में पड़ जाती हैं। एंड यू नो, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, इसमें कहीं ना कहीं हमारे पेरेंटिंग की भी गलती ये है। जैसे मैं सैनिटरी नैपकिन्स और ये सब डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, तो मैंने ये देखा कि घर में माँ और बेटी आपस में, और यू डोंट बिलीव ये दिल्ली में ही होता है, वो लोग माँ बेटी आपस में बात नहीं कर रही हैं। वो पीरियड्स के ऊपर माँ से बेटी बात नहीं कर सकती, बेटी घर में बात नहीं कर सकती। तो अपने बच्चों के साथ आप इतना खुल के रहिए, दोस्तों की तरह रहिए। जब माँ बाप बनना पड़े तो माँ बाप बनिए, बाकी टाइम पे उनके दोस्त बन के रहिए। क्योंकि जब वो घर में उन्हें नहीं मिलता है ना, तो वो बाहर ढूंढते हैं, वो बाहर दोस्ती ढूंढते हैं। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम है। अब जैसे मैं खुद जा जाके बच्चियों को समझाती हूँ कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब ठीक नहीं है। मैं माँओं को भी समझा कर आती हूँ कि ये सब मत करो आप अपने बच्चों के साथ। लेकिन उनके घर का वो माहौल ही ऐसा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो सिर्फ एक लोगों के चेंज करने से नहीं होगा, वो सबको, आदमियों को भी बदलना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि औरत है। बिकॉज ट्रस्ट मी, आई थिंक अभी भी इंडिया में 70% वो जनरेशन है कि जो एकदम खुल के बात नहीं कर सकते। ऐसे बोलते हैं कि लड़कियों को ऐसे बोलते हैं, पापा के सामने इस तरीके से बात नहीं करनी, मम्मी के सामने इस तरीके से बात नहीं करनी। तो वो बच्चों की भी गलती, मैं ये नहीं बोलूंगी तो वो कहाँ जाए। देखिए, मैं हर पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ, अगर आप उनकी उम्र में नहीं ढल सकते तो वो भी आपकी उम्र के हिसाब से नहीं चल सकते। अगर आप ये नहीं समझ सकते कि हमारे तरफ से चले तो वो भी आपकी तरफ से नहीं चलेंगे। तो आपको म्यूचुअल एग्जैक्टली होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे माँ बाप की संस्कार ले सके, तो माँ बाप को भी ये समझना पड़ेगा कि ये नए जमाने के बच्चे, हमें इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये जब अब माँ बाप क्या सोचते हैं कि भाई बिल्कुल ही हमारी तरह से हो जाए, पुराने जमाने के, तो वो तो नहीं हो सकता। अगर हम बच्चे ये सोचे कि हमारे तरीके से हो जाए तो वो भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दोनों की ही है, दोनों को ही समझना पड़ेगा, बच्चों को भी और माँ बाप को भी, कि हमारे माँ बाप हैं और उनको समझना पड़ेगा हमारे बच्चे हैं। तब जाके मुझे लगता है कि ये जो आजकल लड़कियां, बच्चियां और आशिकी में पड़ जाती हैं, तो प्यार मोहब्बत जैसा तो मुझे लगता है कुछ होता नहीं है। बेहतर है कि अपना और हर लड़की को मैं कहना चाहती हूँ कि अपना घर जरूर बनाएं। अपना घर होना बहुत जरूरी है। ये प्यार मोहब्बत की बातों से बाहर आए, क्योंकि जब खुद सक्सेस होंगी तो लाइफ में अच्छे लोग भी मिलेंगे। खैर आजकल तो वुमेन एम्पावरमेंट पे गर्ल्स आर क्वाइट दे आर अवेयर कि उनके राइट्स क्या हैं, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, वो सारी चीजें हैं। और ट्रस्ट मी, आई बिलीव इन लाइक टू मच इन इक्वालिटी, कि ऐसा नहीं है कि यू शुड बी, एक वो कहते हैं ना कि सिंड्रेला सिंड्रोम होता है, आपको वो फेरी टेल्स के लिए वो राजकुमार आएगा, एंड सारी चीजें, यू शुड नॉट वेट फॉर दिस, यू शुड वर्क फॉर योरसेल्फ अल्टीमेटली, है ना। वेल, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। प्यार की बात करिए, आप बताएं कब क्या, मतलब शादी वादी प्यार कुछ है लाइफ में? ऐसा मेरा कुछ है नहीं है। ऑलरेडी मेरा एक रिलेशन ऐसा रह चुका है जहाँ पे मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं रहा, तब से मैं थोड़ा सा इन सब चीजों से बहुत दूर रहती हूँ। तो रहने का मेरा, अब मैंने अपना पूरा जीवन समाज को सौंप रखा है। बाकी घर वाले बोलते रहते हैं शादी वादी के लिए, ऐसा मेरा कोई दिलचस्पी है नहीं। मैं क्योंकि आजकल देखती हूँ कभी कोई डिवोर्स हो रहे हैं, कोई मार देता है, तो मैं ये मेरे इंटरनल में खुद डरती हूँ इन सब चीजों से, बिकॉज आई एम लाइक इमोशनल पर्सन। तो मैं इन सब चीजों से बहुत मतलब दूर रहना चाहती हूँ अभी। नाइस नाइस। आकांक्षा जी, बात करते हैं युवा और पॉलिटिक्स की। आप युवा पॉलिसीज पे बहुत काम कर रहे हैं अभी, और देखा भी गया है कि मोदी जी के आने के बाद काफी सारे युवा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। बट देयर आर टू थिंग्स, वन मोदी जी प्लस युवा शक्ति, द अदर वन who's representing the युवा शक्ति is राहुल गांधी, नारी शक्ति। Yeah.
नारी शक्ति इज आल्सो देयर। आप मतलब आप राहुल को युवा मानती हैं, इसका मतलब? That can be a controversial comment, I think. मतलब आप मानती हैं कि वो भी युवा है? No, definitely not. अगर by age देखें, मैंने बस ये बोला कि हम अगर दो पहलुओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि युवा शक्ति हर जगह जुड़ रही है। वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि देश का युवा, हम युवा शक्ति है। नहीं तो ये तो जैसे मोदी जी ने बोला था ना कि 45 साल का युवा और 48 साल का अगर युवा मान रहे हो, तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है। राहुल गांधी जी युवा इसलिए वो शायद सोनिया गांधी जी बना के रखते हैं, उनके लास्ट घर के एक बच्चे हैं जो उतारना चाहती हैं उन पप्पू को जी। मैं तो क्लियर बोलती हूँ, उनकी शादी करा दो, काहे को उनको बेचारे को इतना परेशान कर रही हैं वो। ये मैंने एक इंटरव्यू में भी बोला था जो काफी वायरल हुआ था कि उनकी शादी करा दो सोनिया गांधी जी, क्यों उनको परेशान कर रही हो? बीजेपी वाले लड़की क्यों नहीं ढूंढ के दे रहे? हाँ, मैंने बोला था ये बहुत वायरल हुआ था कि उनके लिए कुछ, बीजेपी वाले कहाँ से लड़की ढूंढेंगे जब वो खुद ही ना करना चाहे। हम तो करेंगे मदद, आप बोले कम से कम, लेकिन ये सोनिया गांधी जी प्लीज उनको माफ कर दो, उनकी कहीं शादी वादी करा दो। बाकी युवा शक्ति जो है, युवा एक्चुअली मोदी जी हैं। युवा होना और युवाओं की तरह सोचना, दोनों में बहुत फर्क है। मोदी जी ने ये सोचा, क्यों उन्होंने युवा शक्ति को बढ़ावा दिया, नारी शक्ति को बढ़ावा दिया, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की तरह नहीं सोचा युवा बन के। उन्होंने एक्चुअली ये सोचा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कि आपको उनकी एज के हिसाब से सोचना पड़ेगा। और मोदी जी ने ये कहीं ना कहीं देखा कि हमारा युवा फालतू की चीजों में बहुत है, तो उन्होंने उनको सही जगह लाने के लिए उनके हिसाब से सोचा। तो असली युवा तो हमारे मोदी जी हैं। So basically you're saying that age doesn't matter actually. Thought process युवाओं की तरह होनी चाहिए। कि मोदी जी ने जब ये सोचा कि आजकल का युवा भटक रहा है, आपने एक चीज देखी होगी, मोदी जी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि अब राजनीति में आओ, गेम्स वालों को भी उन्होंने प्रमोट किया। बिल्कुल। तो मोदी जी जब सोच रहे हैं तो वो उस तरीके से सोच रहे हैं कि हमारा युवा चाहता क्या है। इवन आप ये सोचिए, इन्फ्लुएंसर जो इंडस्ट्री है ना, सोशल मीडिया की जो इंडस्ट्री है, उन्होंने उनको भी एक आइडेंटिफिकेशन दिया है। आपने देखा उनका भी इंटरव्यू किया, आपने उनको देखा होगा, उन्होंने जो ओलंपिक्स कितने खिलाए, उन्होंने गेम्स पे इतना ध्यान दिया। तो उन्होंने भारत के युवाओं को इस तरीके से जोड़ा है कि जिसकी जहां दिलचस्पी है वो वहां जाए, लेकिन हमारे देश का भविष्य ही युवा है। तो वो युवा कहीं नशे और इन सब में ना चला जाए, तो वो इन चीजों में आए। जैसे आपने देखा होगा, कितने लोग गेम्स खेलते थे लेकिन वो कुछ नहीं होता था, तो बेचारे कभी कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो मोदी जी ने उन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर हो, गेम खेल रहे हो, आओ, लेकिन आप कुछ करो। उनके लिए उन्होंने कितना काम किया। ओलंपिक्स में मोदी जी ने कितना काम किया, कितने युवा आए, कितने देश ने इसके बाद कितने मेडल्स जीते बैक टू बैक, नारियों ने कितने मेडल्स जीते उसके बाद बैक टू बैक। 33% का अब तो कोटा भी दे दिया, हमारे दिल्ली की सीएम भी वो हैं, अब तो नारी हैं। तो मोदी जी ने उस दिमाग से उन्होंने काम किया है, ना कि राहुल गांधी की तरह युवा बन गए। उन्होंने उस युवा शक्ति पे काम किया है। तो मैं तो धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का। मुझे नारी होने पे भी अब गर्व महसूस होता है। एक चीज है, डेफिनेटली सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया है, डिजिटल मीडिया को अपना हथियार बनाया है बीजेपी ने, और मोदी जी ने उसको बहुत प्रोडक्टिवली यूज किया है। दैट्स अ प्लस पॉइंट एज वेल, कि ये चीज बहुत अच्छी है कि जिस फील्ड में आजकल सोशल मीडिया की फील्ड में युवा हैं और टीनेजर्स हैं, उनको आकर्षित किया है। इवन जो चीज़ें बैक एंड पे होती थी, जैसे आपने बोला बहुत सारे स्पोर्ट्स में फीमेल्स थे, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, पैरालंपिक्स में थे, बहुत सारे लोग थे जिनको एक्चुअल में पहचान नहीं मिलती थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था करना क्या, उनको लाइमलाइट नहीं मिलती थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था उन्हें करना कैसे है। हाँ। हमारे भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे भारत में सोर्सेस की कमी है, जो कि मोदी जी के आने के बाद दूर हुई। कांग्रेस ने जितना भी किया वो सिर्फ अपना ही पेट भरा, अपने बारे में सोचा और एक विशेष समुदाय के बारे में सोचा, जिस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है वो ये किया है कि उनको सोर्सेज दिए। जैसे कि मेरे पास टैलेंट है तो उन्होंने बताया कि तुम आओ, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो मोदी जी ने वो काम किया है। तो अब कम से कम आज का युवा नशे में कम और कम से कम कुछ करना चाहता है, उसके अंदर शक्ति है कि हाँ, देखिए उन्होंने ये बताया भारत में, विदेश में कितना मोदी जी ने नाम किया है जगह जगह। तो उनके जैसा तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मिलना ही आज के टाइम में संभव नहीं है। आपने बात करी समुदाय की, आपने बोला कि दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वन समुदाय, डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं वहां से भी आरोप आते हैं और ये भी होता है कि बीजेपी भी तो एक समुदाय के प्रति इंक्लाइंड है
और लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम सेक्युलर कंट्री हैं, तो ये आखिर क्यों कि हर पार्टी एक एक कम्युनिटी पकड़ के बैठी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखिए कि जितना भी आज तक सनातन कहाँ था, आज तक सनातन शक्ति कहाँ थी, मोदी जी ने किसी को दबाया नहीं है, जो सो रहे थे बस उन्हें उठाया है। तो जहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मैं आपको सिंपल सा एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अयोध्या मंदिर, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे थे तो उस टाइम पे तो मुलायम सिंह की सरकार थी, तो मंदिर बनने क्यों नहीं दिया? आप बताइए, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं था तो बनने देते, अगर हिंदू का प्रॉब्लम नहीं था तो। लेकिन हिंदू मुस्लिम ये करते आए हैं। हमें किसी विशेष समुदाय से प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारी विचारधारा का नहीं है उससे प्रॉब्लम है। मोदी जी ने ये कहा कि अगर आप हमारी विचारधारा के नहीं हो तो आपको इस देश में रहने का हक नहीं है। आप ये देखिए, क्या यूपी में सारे इतने मुसलमान नहीं रहते? क्या योगी जी किसी के लिए एक्शन लेते हैं? लेकिन जो गलत करता है उसमें बुलडोजर चलवा देते हैं। तो अगर आप हमारी विचारधारा की नहीं है तो फिर देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी जी का सिंपल सा कहना है कि भारत मेरे लिए पहले है। बट देन आपने जैसे विचारधारा की बात करी, एंड according to Article 19 of Indian Constitution, everyone has their own will and freedom to express themselves. वो किसी भी धर्म को अपनाए, किसी भी विचारधारा को अपनाए। एक देश की विचारधारा आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एक सेकेंड, कैसे आप एक देश में रह के अगर आप देश के साथ गद्दारी करेंगे तो क्या वो ठीक है? गद्दारी इज अ डिफरेंट थिंग। विचारधारा और क्या होता है? विचारधारा ये होता है कि मैं देश में रह रहा हूँ तो हिंदू भी मेरा भाई है तो मुस्लिम भी मेरा भाई है। अगर आप देश में रह के आप ये बोल रहे हो कि नहीं, ये विचारधारा ही मैं बोल रही हूँ कि नहीं, देश में रह के देश का नाम नहीं होना चाहिए, देश में रह के अरे भारत की बदनामी होनी चाहिए, तो वो तो गलत है ना। वो कहाँ से आएगा? तो उनको कैसे बर्दाश्त करा जाएगा? क्या आप भारत में रह रही हैं और आपके घर के नीचे कल को कोई मुसलमान आके कोई बम रखवा दे तो क्या बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल नहीं ना। तो और ऐसा तो नहीं है, अगर बीजेपी को इतनी मुसलमानों से प्रॉब्लम होती ना तो हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं होता स्पेशल, हमारे स्पेशल सेल है इसका, और जिसमें बहुत सारे हमारे अंबेडकर जी हमारी ही पार्टी से थे, तो भारत श्री अब्दुल कलाम जी, तो ये जो फैलाया है सारा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बेसिकली। देखिए अब मोदी जी के नाम पे ये लोग ये तो कर नहीं सकते कि ये बदनामी करें, क्योंकि उन्होंने कोई घोटाला तो किया नहीं। अब जब बेचारों पे घोटाला नहीं मिलता तो इनको ये लग रहा है कि भैया हिंदू मुस्लिम करके ही मैं इनका नाम खराब कर दूं ताकि एक विशेष समुदाय हमारे अगेंस्ट हो जाए बस। बट इस बार दिल्ली ने बता दिया कि सब एक ही हैं, मुसलमान भी एक ही है, हिंदू भी एक ही है, पंजाबी भी एक ही है, सिख भी एक ही है, ईसाई भी एक ही है। तो हम यहाँ पे देखिए भाजपा का सिंपल सा, मैं जिस संगठन से आती हूँ मैं इसलिए उस पर प्राउड फील करती हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी भी धर्म जाति के हों फर्क नहीं पड़ता। आप अगर आप भारत के बारे में गलत नहीं सोचेंगे तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गलत सोचोगे तो बर्दाश्त नहीं होगे। फिर तो यूपी का जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आप रह रहे हो, अच्छे से रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने मुसलमान हैं पूरा तो यूपी आधा मुझे लगता है मुस्लिम ही है, तो क्या बाबा ने सबको भगा दिया? बट ये फिर क्या ऐसे पॉइंटर्स में राइट डाउन होना चाहिए कि अगर आप देश के देशवासी हो तो दीज आर द विचारधारा यू शुड हैव? अगर आप ऐसे रह रहे हो तभी आप रह सकते हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप अपना आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से रहिए। मैंने आपको सिंपल से ही बोला, आप भारत में रह के भारत के रहिए, बस एक लाइन में मैं आपको अपनी बात खत्म कर देती हूँ कि भारत में रह के अगर आप भारत के हो तो आप जैसे मर्जी रहो। अब आपके घर में कोई इंटरफेयर करने तो नहीं आएगा ना, आप कैसे रह रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लेकिन अब गद्दारी नहीं चलेगी, बस सिंपल सा है। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा तो ये लोग जो करते हैं ना, ये करते हैं क्योंकि बेचारों के पास कोई और मैटर है भी नहीं इन लोगों के पास। मोस्ट ऑफ द जो हमारी जनरेशन है, हम आज जब बात करते हैं IT सेक्टर में दे आर वर्किंग एंड इन डिफरेंट सेक्टर्स दे आर वर्किंग, I have came to know that people are no more interested in politics. They don't care what's going on. Okay, अगर कुछ हो रहा होगा we will tweet, hashtags करेंगे हम WhatsApp यूनिवर्सिटी है डेफिनेटली। बट जब वोट डालने की बारी आएगी, और मैं ऑलमोस्ट अपने हर पॉडकास्ट में ये बोलती हूँ कि आपको जब चुनने की बारी आती है आप वहां नहीं होते हैं, आप अपनी नौकरी कर रहे होते हैं, लाखों करोड़ों का पैकेज ले रहे होते हैं। जब टैक्स देते हो तब ठीक है कि हाँ सरकार टैक्स ले रही है, सारी चीजें, बट आप चुनो भी तो सही। कल मुझसे एक युवा ने सवाल किया, मैं एक जगह पे गई थी जी, तो बोला कि क्या कर रहे हैं, गांव में तो नहीं पहुंच रहे हैं, इसको तो नहीं कर रहे हैं, वहां पे तो ये नहीं हो रहा है, वहां पे सरकारें क्या कर रही हैं, वहां पे सरकारें क्या कर रही हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप क्या कर रहे हो। आप सिंपल सा मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आजकल का युवा जो मैंने बोला सिर्फ ब्लेम कर देते हैं लोग।
आप अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे सही कर रहे हैं। तो आप, अगर मैंने कहा आप भी तो कुछ करो, अगर आपको लग रहा है कि मैं मानिए किसी करने के लिए आप होते हैं यार, अगर मानिए कोई मेरे घर की रोड टूट रही है और मैं जाके ब्लेम कर दूं, देखो रोड टूट रही है, तो आपके लिए जो चुने हुए नेता हैं तो आप जाके बोलिए, उनको कंप्लेन करिए, अगर नहीं ठीक होगी तो फिर बोलिए। आप समझिए ना, ब्लेम करने से क्या होगा। तो ब्लेमिंग गेम बंद करिए। आजकल का युवा खुद भी ये सोचे कि हमारी भी कोई समाज के प्रति जिम्मेदारी है। अगर हमारे घर का रोड टूटा है तो वो उनकी भी रोड है, वो उनकी भी जिम्मेदारी है। पर जैसे आपने मेंशन किया कि आप जाके कंप्लेन करिए, सारी चीजें करिए, बट जहां बात आती है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, मेरे आसपास जो एक्सपीरियंसेस होते हैं कि लोग ना सरकारी पचड़ों में पढ़ने से बचते हैं, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग, मतलब एक तो इतना बड़ा प्रोसेस हो गया है कि वहां तक पहुंचने में ही आपको कई दिन लग जाएंगे, एक कंप्लेन रजिस्टर कराने में। आजकल तो बहुत इजी प्रोसेस, तो सब ऑनलाइन हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बट स्टिल अगर हम बात करें सरकारी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, सबके डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, डिफरेंट काम करने का तरीका है। ऑनलाइन भी हो गया है, लेकिन जो कुछ पुराने जो कहते हैं ना पके हुए चावल जो बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, नहीं, उसके बाद तो बहुत चेंजेस आए हैं जो मैंने पर्सनली खुद भी नोटिस किए हैं। जो लोग काम नहीं करते उनको सीधा कर देते हैं मोदी जी फटाक से एकदम से, है ना। तो जैसे एक हमारे वो हैं प्रवेश वर्मा जी, तो उन्होंने बोला कि इनको चर्बी चढ़ चुकी है, इनकी वही चर्बी निकालनी है। तो समझिए कि जब वो ये लोग पुराने हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आएगा, धीरे धीरे, क्योंकि अब इतने साल की पुरानी बैठे हुए हैं, तो उनका आलस निकालना, उनकी चर्बी निकालने में समय तो लगता है ना। जितना पर्सपेक्टिव मैंने लोगों का देखा है, जब हम युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड तक पहुंचना है, उसमें जो भारत का करोड़ों जो युवा हैं, जो एक्चुअल में भारत के पॉलिटिक्स में, रूरल बिल्डअप में कहीं पे भी अपना कोई योगदान नहीं देते हैं, उनको योगदान देना चाहिए। ये तो आपने खुद ही सवाल खुद ही बोल दिया, खुद ही जवाब दिया। तो मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि ऐसे क्या हो, ऐसी सरकार की कौन सी पॉलिसीज नहीं हो, या आपको लगता है कि आनी चाहिए, लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए, सो दैट अगर वो वेल एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड लोगों को तो और भी आना चाहिए। ऑलरेडी इसमें सरकार बहुत काम कर रही है, ऑलरेडी युवाओं के लिए बहुत काम कर रहा है। और आपने पिछले इस पे देखा होगा, युवाओं के अंदर मोदी जी ने एक चीज जवाई कि वो रोडों पे, आपने पिछले समय से देखा होगा कि कुछ भी कर रहे हैं। जैसे एक पकौड़े वाला बयान पे बहुत ड्रामा हुआ था हालांकि, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि आप पकौड़े बेच के भी पैसा कमा सकते हो, क्योंकि उसके लिए बहाने नहीं चाहिए कमाने के लिए। तो आप देख रहे होगे कि उसके बाद चेंजेस आपने देखे होगा, आज का युवा शर्माता नहीं है, वो रोड पे भी खड़ा हो जाता है, कुछ भी बेच रहा है ना, कमाने के लिए। तो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए प्रेरणा तो आई ना युवाओं को, कम से कम वो अपने आप को ये तो नहीं बोल रहा है कि मैं जॉबलेस हूँ, घर पे पड़ा हूँ, या ऐसे ही फालतू में रोटियां नहीं तोड़ रहा है। तो सरकार बाकी काम कर रही है, धीरे धीरे डेवलपमेंट आएगी, बहुत हुआ भी है डेवलपमेंट। और आज से पहले आपने देखा होगा, पहले का राजनीति और आज की राजनीति कितनी चेंजेस, मैंने भी क्योंकि देखा था, तब मुझे राजनीति में पता भी नहीं था, अच्छा भी नहीं लगती थी, लेकिन आज के टाइम में धीरे धीरे सरकार, अब पुराने इनके रायते फैले हुए हैं, तो समेटने में समय तो लगता ही है। तो मोदी जी भी काम कर रहे हैं। बाकी आजकल का हमारा युवा काफी अवेयर हुआ भी है, और भगवान ने चाहा तो आगे भी होगा, और अच्छा सरकार काम करेंगी और बहुत अच्छा होने वाला है। ट्रू। इनफैक्ट जब हम बात करें आजकल की जनरेशन की और पॉलिसीज की, तो टूवर्ड्स डेफिनेटली सक्सेसफुल, वो शर्माता नहीं है। हाँ। और क्योंकि मोदी जी ने, जैसे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस चीज को ही अपना हथियार बनाया है जिसमें आप प्रो हो। तो अभी उसका सबसे बड़ा हम एग्जाम्पल देख सकते हैं महाकुंभ। महाकुंभ में रीलें बनाने के लिए सही, बट बंदे जा रहे हैं, सनातन धर्म के लिए जा रहे हैं, और अगर उनको कंटेंट क्रिएट करना है तो दे हैव टू रीड समथिंग अबाउट द माइथोलॉजी, कैरेक्टर्स, मतलब वो कर रहे हैं ना, मतलब नॉलेज ले रहे हैं, चाहे किसी भी चीज के लिए। So that's a very big proof। यही अवेयरनेस है जो मोदी जी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हें डाल दिया कि तुम्हें करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। Yes, exactly। That's really interesting। The another thing, अगर हम सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, तो एक कॉमन चीज है मिसोजिनिस्ट पर्सनालिटी, जो होते हैं लोग पुरुषवादी, एक समाज है, उसी तरीके की राजनीति में भी होते हैं। आपको इस बारे में कितना, आप पॉलिटिक्स को पुरुषवादी
ऐसा तो मैंने कभी, सच्चाई बताऊं तो मैंने देखा नहीं है। क्योंकि अगर रेशियो देखें हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में महिलाओं का और पुरुषों का, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भाजपा की बात करूंगी क्योंकि मैं भाजपा से ही जुड़ी हुई हूँ शुरू से। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कभी देखा नहीं जहाँ पे कि लड़का और लड़की इतना करा जाए, क्योंकि हमारी पार्टी में बहुत लड़कियों की रिस्पेक्ट होती है, बहुत की बहन एकदम करके। और हमारे ऐसा भी नहीं है, मैं 1-1 बजे भी 2-2 बजे भी प्रोग्राम में चली जाती हूँ, लेकिन ये नहीं बोला जाता। अब ऐसा नहीं है कि मैसेज अगर लड़कियों के लिए नहीं जाएगा, तो ऐसा तो मैंने देखा नहीं। खैर मेरी पार्टी में तो मैंने ये नहीं देखा, तो हमें तो बहुत इज्जत दी जाती है, बल्कि पहले हमें सम्मान दिया जाता है, बाद में मतलब एक घड़ी उसको उठा देंगे, भाई खड़ा हो, बहन को बिठा पहले। तो भाजपा के अंदर भाजपा जानी ही संस्कारों की पार्टी जाती है। सम्मान अलग है, अपॉर्चुनिटीज अलग है। अपॉर्चुनिटीज तो 33% का आरक्षण मिल गया, और क्या चाहिए महिलाओं को। हमारी सीएम महिला 50-50 कब होगा? हो जाएगा अभी, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन चल रहा है अभी। लेकिन सीएम अगर हमारी महिला बनी है, ये कितना प्राउड की बात है। हमारी दिल्ली की वो सीएम महिला बनी है, तो ये अपने आप में हमारी कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो महिलाएं चला रही हैं। हमारी महिला मोर्चा की नेशनल प्रेसिडेंट महिला है, हमारी कितनी महिला हैं जिसमें खुद को भी देख के अच्छा लगता है। तो मैं भी एक महिला होने के नाते वही बोलूंगी कि काफी भाजपा में तो काफी महिलाओं के लिए किया है कितने। और सिर्फ इक्वलिटी छोड़ी, इक्वलिटी की मैं आप बात करती हूँ, महिलाओं ने गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए भी मोदी जी ने कितना किया है। अभी महिला सम्मान राशि उनके लिए, ये इवन मोदी जी ने लाल किले पे खड़े होकर सैनिटरी नैपकिन तक के लिए बातें की है। तो आप समझिए कि उन्होंने किस हद तक मोदी जी ने सम्मान दिया है महिलाओं के लिए। अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री वहां खड़े होके और इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन इक्वेलिटी उन्होंने बताया कि भाई महिलाएं भी कम नहीं होती हैं। जैसे वॉशरूम बन रहा है, उज्ज्वला योजना बन रही है, मतलब ढेरों योजना है, नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगी मैं तो। खैर तो इसलिए तो ये तो आप रहने दीजिए। बाकी महिलाओं का बहुत सम्मान है, ये मैं मानती हूँ, भाजपा में अंदर काफी है। तो जैसे मैं रेशियो की बात कर रही थी कि महिलाओं का रेशियो पार्टिसिपेशन में, वर्क पार्टिसिपेशन में बहुत कम है। इवन अगर हम वर्क फोर्स की बात करें तो मेल वर्क फोर्स हर जगह डोमिनेटिंग होता है, फीमेल्स निकल के नहीं आते हैं। उसका क्या रीजन है और आखिर कैसे वो बैलेंस बनाया जाए? सबसे पहले महिलाओं को मुझे लगता है खुद अपने लिए सशक्त होना पड़ेगा, अपने लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरा, खुद के लिए सिर्फ लोगों के किसी पे डिपेंड ना होके अपने आप को अपने आप को सशक्त करके और आगे आए, और आगे आके खुद पहले, सबसे पहले अपनी लड़ाई लड़ें। जब आप खुद के लिए लड़ लेंगी तो सब परिवार भी और समाज भी सब आपके लिए लड़ेंगे। तो महिलाओं को एजुकेटेड होना पड़ेगा, पढ़ा लिखा होके हर तरीके से सशक्त होना पड़ेगा, तभी महिला आगे आ सकती है। जैसे क्योंकि आजकल क्या होता है कि अब इंडियन सोसाइटी बैलेंस करने के चक्कर में कि परिवार को भी बैलेंस करना है, पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करना है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, शादी के बाद बच्चे हैं, प्रेगनेंसी है, इसके बाद करियर कुछ दिनों के लिए छोड़ देती हैं, देन दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द अगेन। अब हम अगर अमेरिका की ही बात करें तो वहां पर जो फीमेल वर्कफोर्स है वो काफी ज्यादा मेजॉरिटी में है। तो ये इस जो मानसिकता से है, इससे कैसे निकला जाए? ये महिलाओं को खुद भी सोचना पड़ेगा कि हमें घर में नहीं बैठना है। एक्चुअली हमने देखा होगा हमारे घर की जो महिलाएं हैं भारत की, वो खुद ही अपने आप को सौंप देती हैं, वो खुद ही अपने आप को परिवार में, बच्चों में, अब तो मेरा यही जीवन है, और वो वहां पे खत्म कर देती है। मेरे घर में भी है ये कि बस यही हमारा जीवन है। तो वो खुद के लिए भी कुछ करना चाहें। अगर आप परिवार के लिए कर रही हैं तो आप ये सोचिए, आप अपने लिए भी कुछ करना चाहें तो वो करेंगी तब जाके। तो ये महिलाओं को खुद भी सोचना पड़ेगा। हमेशा हम समाज को और सबको दोष नहीं दे सकते। जब तक, मैंने पहले भी आपको जैसे बताया कि हम जब खुद के लिए करना चाहेंगे तो सब हमारा सपोर्ट करेंगे। जैसे मेरे साथ भी हो रहा है, सब सपोर्ट करते हैं। That's so true, very nice, very interesting। अच्छा, लास्ट के कुछ 1-2 सवाल। अगर किसी महिला को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है तो व्हाट विल बी द प्रोसेस? क्या सबसे पहली चीज है जो उसे दिमाग में रखनी चाहिए? सबसे पहले उनको दिमाग में रखना चाहिए कि मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी, समाज की नहीं सुनूंगी, किसी 4 लोग क्या कहेंगे उनसे मैं नहीं डरूंगी। दूसरा, संगठन के प्रति या जिस भी संगठन से आप जुड़ रहे हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे किसी से भी, उसके प्रति आपका देश के प्रति एक प्यार भावना होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि मुझे समाज के लिए जैसे कुछ करना है। और तीसरा है टाइमिंग का, क्योंकि बहुत एक खेल होता है, तो वो आप मैनेज कैसे परिवार को करेंगी वो जरूरी है, वो जानना। क्योंकि बहुत सी महिला मैंने देखी हैं, एक्साइटमेंट में आती हैं फिर छोड़ देती हैं कि टाइम नहीं है, बच्चे हैं, ये वो है। तो ये सब सोच के दिमाग में रख के थॉट्स, फिर आप जाके तभी भाजपा को आप ज्वाइन करें। ओके, एंड is there any other precautions or any other eligibility criteria
व्हाट विल बी द लाइक थ्योरेटिकल प्रोसेस? ये तो आपने प्रैक्टिकल प्रोसेस बता दिया किसी को ज्वाइन करने कुछ भी नहीं, जाके अपने जितने भी सिंपल सा आपकी जितने भी कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं, आप जाके उनसे मिलें, सिंपल से बोले मैं कार्य करना चाहता हूँ, आप कार्यकर्ता हैं और संगठन को तो चाहिए कि उनको ऐसे देश के प्रति प्रेम रखने वाले लोग आए, तो सिंपल से जाके अपना कोई भी जो आपके हैं आसपास के लोग उनसे जाके मिल लें। अच्छा, आउट ऑफ द कंसर्न देयर इज अ क्वेश्चन कि what kind of work duties will be there on their part अगर वो किसी भी संगठन को ज्वाइन करते हैं? तो सिंपल, जो भारत देखिए इसमें कुछ भी लोग एक्चुअली बहुत ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका क्वेश्चन ठीक है, इसमें लोग बहुत डरते हैं कि क्या काम होता है। हाँ, मुझे भी बोल देते हैं के बाद हमें क्या करना है। हाँ, मुझे भी बोल देते हैं कि लोग क्या पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है ना। देखिए, जितनी भी पार्टीज होती हैं, पार्टी इट्स लाइक अ संगठन जहाँ पे आप अपने आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम राजनीति में आके कुछ लोग जैसे समाज सेवा करते हैं, बिना उसके करते हैं किसी एक राजनीति ऐसी चीज है जैसे कि हम भाई संगठन के साथ जुड़ के करना चाहते हैं। तो इसमें सिंपल सा इतना है कि जब आपको देश के प्रति प्रेम हो, संगठन के प्रति प्यार हो, तो आप आराम से जाइए, ज्वाइन करिए, कार्य करिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। और जो आपने क्वेश्चन किया कि इसमें करना क्या होता है, जब आप जुड़ जाते हैं संगठन के साथ तो संगठन आपको खुद ही बता देता है आपको क्या करना है, और कुछ नहीं करना होता। सिंपल जाके भाई आप देश की सेवा करने लग जाइए। आप अपने आसपास देखिए, 1000 काम होते हैं करने के लिए, किसी का कुछ परेशानी, आप क्यों जुड़ते हैं संगठन से? लाइक ऐसे सिलेबस ऑफ टास्क नहीं है। अरे कुछ नहीं होता है, नहीं। ये तो आप संगठन से जुड़ के बिना संगठन जुड़े भी कर सकते हैं। देखिए, सिंपल लगता है कि ये आप अपने मोहल्ले में ही 4 गलियों या 2 गलियों में देख लीजिए, किसी ना किसी को कोई ना कोई परेशानी होगी, तो आप एक देश प्रेमी सेवा भाव रख के उनकी जाके मदद करिए। तो ये भी एक प्रकार का वही है। तो संगठन में मिलके ये आपको मदद मिल जाती है, जैसे आपके रिलेशंस हो जाते हैं, तो काम थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है, इसमें कोई ये नहीं कि तुम्हारी कोई बैठक करवाएंगे बड़ी बड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सेवा भाव। देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक, जो हर किसी के मन में होता होगा। जैसे आप फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं, राइट? What is the earning sources then? If someone wants to be, financially independent, and if someone is joining, actually समाज सेवा के लिए ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि तुम भाजपा में हो तो क्या तुम्हें सैलरी मिलती है? हाँ। तो देखिए, हम बताएं, हम कार्यकर्ता हैं, निस्वार्थ भाव से बस देश की सेवा कर रहे हैं। बाकी हमें इसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती है। अर्निंग के लिए आपको खुद के लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि समाज सेवा और देश सेवा करना आसान नहीं होता है। बिल्कुल। तो जब भी आप ये सब करने के लिए निकलते हो, तो आपको बहुत जरूरी है कि वो मन में जब आप वो रखते हो ना, देश सेवा, तो उसके लिए आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन आपको ये है कि कमाना तो पड़ेगा ही। तो मैं भी खुद भी कमाती हूँ, ऐसा नहीं है। देयर इज नो सैलरी, वी आर कार्यकर्ता फ्री में आप काम करना अगर चाहते हैं, देश की सेवा, निस्वार्थ देश सेवा करना चाहते हैं, डेफिनेटली तभी आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें अगर आपके दिमाग में है। एंड ऑफ कोर्स एक लास्ट क्वेश्चन कि देश में आगे डेवलपमेंट के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या होने वाला है आगे के अगले चुनाव में? अभी तो जो चल रहा है, देखिए काफी योजनाएं चल रही हैं जो कि आप देख भी सकते हैं। बाकी ये कि मोदी जी की उसमें काफी होने वाला है, काफी चीजें जो मैं यहाँ पे अभी नहीं बता सकती हूँ। कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं। बाकी अब तक काफी भला हुआ है समाज का, देश का, भारत का, विदेशों में भी मोदी जी ने बहुत किया है, आगे भी करते रहेंगे और इसी तरीके से। और आज तक बहुत डेवलप हुआ है, तो आगे भी डेवलप ही होगा, ये बस आप भरोसा रखिए। दिल्ली में इतने सालों बाद सरकार आई है वापस, 24 साल बाद, तो दिल्ली के लिए क्या प्लान्स होंगे? दिल्ली के लिए प्लान्स हैं, जैसे सबसे पहले गंगा की सफाई बड़ा मुद्दा है, क्योंकि गंगा बहुत हमारे खराब हो गई थी। बाकी महिलाओं के लिए काफी निकाले हैं, महिलाओं के लिए जैसे करेंगी हमारी जैसे मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी हैं जी। तो दिल्ली अब दिल्ली बनेगी, कूड़ा घर नहीं बनेगी। बिल्कुल। और सबसे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो मेजर कंसर्न है दिल्ली का, वो है पोल्यूशन, पानी और कूड़ा।
हर साल दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाता है एग्जैक्टली एंड लोग मास्क लगा के घूम रहे होते हैं. दिस इज अ वेरी वेरी सीवियर. सबसे पहले पॉल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं. जैसे गंगा सफाई हो रही है अभी, जैसे योजना निकाली है इन्होंने गैस सिलेंडर मुफ्त देने की. तो मैंने जैसे आपको बोला कि जो कूड़ा घर बन गई थी, जो केजरीवाल जी ने लंदन बना दिया था, तो उसको लंदन नहीं रहने देंगे, उसको दिल्ली ही बना देंगे. क्योंकि देश की हमारी राजधानी को राजधानी ही बनाएंगे. और ये बहुत चिंता का विषय है कि अगर हम बात करें तो पोल्यूशन के मापदंड में दिल्ली सबसे ऊपर है. एक्चुअली बहुत मेरी आंखें मेरी खुद की खराब हुई हैं. हाँ. टॉप ऑफ दैम कि आखिर लोग बोलते हैं कि दिल्ली अब रहने लायक नहीं बचा, और ये एक्चुअल में हवा में फील मैंने फील किया है. इसीलिए मैंने पिछली अपनी वीडियोस में भी काफी बोला था कि केजरीवाल फ्री करते हैं. फ्री का हम क्या करेंगे अगर हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, हमारे बच्चे ही अगर सांस नहीं ले पाएंगे. तो आप निश्चिंत रहें. सबके लिए मैं बोलना चाहूंगी, दिल्ली वालों तैयार रहो, दिल्ली फिर से दिल्ली बनने के लिए तैयार है. बहुत सही, बहुत सही. ये आश्वासन बहुत जरूरी है कि अगर दिल्ली आपको छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा. दिल्ली आपको छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है. अब आपको लंदन समझने की जरूरत नहीं है, दिल्ली ही समझे राजधानी है. तो दिल्ली फिर से दिल्ली बनने वाली है बहुत जल्द. बहुत बहुत सही बात कही. अच्छा, एक और आखिरी सवाल. सॉरी, मेरी ना क्यूरियोसिटी थोड़ा बढ़ती जा रही है. Any regret you have all down these 11 years? Regret about life, career. समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं परिवार को समय थोड़ा कम दे पाती हूँ. तो वो मेरी लाइफ का एक मुझे रिग्रेट रहता है. बाकी परिवार भी एडजस्ट कर लेता है. तो बस मेरे को सिर्फ एक यही लाइफ का रिग्रेट है कि हम समय बहुत कम दे पाते हैं परिवार को. तो बस इतना सा ही रिग्रेट है, बाकी सब बहुत बढ़िया है. थैंक यू सो मच आकांक्षा जी, बहुत मजा आया. बाकी लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके चलते हैं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, किसी की भी लाइफ आसान नहीं होती है. लोगों को अगर लगता है कि ये भाजपा में है तो इसका तो जीवन बहुत आसान है, मुझे बोल देते हैं तुम्हारा तो जीवन बहुत आसान है, तुम्हें क्या टेंशन है. ऐसा नहीं है. जीवन आसान नहीं होता है, आसान बनाना पड़ता है. और किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है. जिसका जीवन तय है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, क्योंकि हमारे मोदी जी ने भी कहा था उससे क्या डरना. तो इसलिए निडर होकर समाज के लिए कार्य करिए. महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूंगी, अपने लिए भी कुछ करिए. और दूसरा, अगर आप सच में कुछ युवाओं के लिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं, समाज और इन सब की ना सोच के पहले ये सोचिए कि आप सच में करना चाहते हैं. तो जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि हाँ हम करना चाहते हैं, तो देखिए सब आपको सपोर्ट करेंगे, कोई आपके अगेंस्ट नहीं होगा. और आपको सबसे कहते हैं ना, एक युद्ध खुद के विरुद्ध. तो वो सबसे पहले आपको खुद के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है, तब आप किसी के प्रति लड़ पाएंगे. That's so true. अगर मोदी जी के बाद अगर हम सोचें प्राइम मिनिस्टर कौन? नो कमेंट्स. क्योंकि जो एज का डंडा मोदी जी जो भी देश के लिए संगठन फैसला लेगा, वो हम शुरू से हमारा है कि जो भी देश के लिए अच्छा होता है वो हमारे लिए बस कबूल होता है. कबूल नहीं बोल सकते, खैर मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी हो रहा है. लाइक इट्स अ लैंग्वेज. हम अपनी डेली लाइफ में पता नहीं कितने मतलब जो भी बोल देंगे वो हमें मंजूर होता है. मतलब संगठन का फैसला ही सारी पूरे भाजपा का फैसला होता है. तो इस पे तो अभी कोई ऐसा अभी इस पे नाम नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं ऐसा. नहीं, अभी जो भी होगा अच्छा ही होगा. जो देश के हित के लिए होगा वही होगा. आपके क्या प्लान्स हैं आगे के 5 साल के? मेरे आगे के प्लान्स सोच रखा है, कुछ हो जाएगा तब बताएंगे. अभी तो लेकिन रहना राजनीति में ही है. राजनीति के अलावा कुछ प्लान्स हैं आपके? बस राजनीति में ही जो भी करना है, राजनीति में रह के करना है. बाकी ऐसा कार्यकर्ता जो भी ठीक रहेगा, जो संगठन दायित्व देगा, जैसे रखेगा, मैं खुश हूँ. थैंक यू सो मच आकांक्षा जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके. एंड दिस इज माय फर्स्ट पॉलिटिकल पॉडकास्ट जहाँ पर मैं पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यूज ऐसे अपने भी रख पा रही हूँ, लोगों के भी आसपास के लोगों के रख पा रही हूँ, एंड गेटिंग many answers from you. आप भी ज्वाइन कर लीजिए. Thank you so much. I don't think so. I'm a political person. हमें युवाओं की जरूरत है. मैं कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स छोड़ के यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स समझ नहीं आती है. I can do my own. नहीं, समझने के लिए कुछ है ही नहीं. मैंने कहा ना, देश सेवा. बट देश सेवा यहाँ से जितनी हो पड़ेगी, हमेशा हर आदेश बिल्कुल उसके लिए तत्पर हैं, बिल्कुल करेंगे. सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. एंड थैंक यू सो मच आप सभी का. आई होप बहुत सारे सवाल, जो छोटे छोटे से सवाल होते हैं, मैं बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर बात तो नहीं कर रही हूँ, आपके दिल की छोटी छोटी बातों पर, प्रॉब्लम्स पर हमने यहाँ पे प्रकाश डाला. हमने यहाँ पर सीखा कि अच्छा, एक पॉलिटिशियन बनना है तो कैसे बनना है, और आखिर इनकम वाला सवाल तो बिल्कुल आपके दिमाग में भी होगा डेफिनेटली. हाँ, क्योंकि ये सवाल सब पूछते हैं मुझसे. जी हाँ.
सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस, और नाद टॉक्स में अगली बार फिर एक नई गूंज के साथ हाजिर होंगे, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक देखते रहिए और बहुत प्यार करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।